Assalamualaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study part 3 of the lecture about fluorescence and phosphorescence, and in this particular lecture we shall discuss instrumentation part. So this is the basic outline diagram of the fluorescence instrumentation. और अगर आप देखें सबसे जो ऑब्जर्वेबल जो इसमें चेंज है वो ये है कि अगेन द सोर्स एंड डिटेक्टर बोथ आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो इसको हमने पहले भी जब हमने प्रिंसिपल फ्लोरेसेंस का डिस्कस किया था और फास्फोरेसेंस का डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने की थी। सो द रीज़न इज़ कि सोर्स की लाइट जो है वो ऐसे स्ट्रेट जाएगी, एक्साइटेशन वेवलेंथ सेलेक्टर से पास होगी और यहाँ पर वो सैंपल जो है जो कि फ्लोरेसेंस करेगा उसको एक्साइट करेगी। जब वो डी एक्साइट होंगे तो लाइट जो है वो हम राइट एंगल पर डिटेक्ट करेंगे एट डिटेक्टर। इससे ये होगा कि जो सोर्स की लाइट है वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेगी, वेयर एज जो सिर्फ सैंपल ने लाइट एमिट की है वो डिटेक्टर तक पहुंचेगी। सो इस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए कि कहीं सोर्स की लाइट तो नहीं हम डिटेक्ट कर रहे, हम जो डिटेक्टर है वो प्लेस करते हैं एट राइट एंगल। सो इन दिस वे ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी और अब जो भी लाइट डिटेक्टर तक पहुंचेगी वो ओनली बिकॉज ऑफ द सैंपल होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि हमने एक डिवाइस इंसर्ट की है विच इज़ कॉल्ड एज चॉपर हेयर। चॉपर जो है वो क्या करेगा, जब ये फैन लाइक स्ट्रक्चर है जब ये रोटेट करेगा तो पल्सेटिंग लाइट जो है वो सोर्स की जो है वो एमिट होगी। पल्सेटिंग से होगा क्या कि यहाँ पर जो डिटेक्टर तक लाइट पहुँचेगी वो भी पल्सेटिंग होगी, पल्सेटिंग और इन दी फॉर्म ऑफ पल्सेस। हम देखें यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो लाइट भी सेंड कर सकते हैं और ज़ाहिर है जितनी लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी उतना ही सैंपल फ्लोरेसेंस की फॉर्म में लाइट को वापस एमिट करेगा और डायरेक्ट लाइट जो है वो डिटेक्टर तक पहुँचेगी। लेकिन हो सकता है कि रास्ते में या इस सैंपल पर कोई स्ट्रेट लाइट जो है वो भी पहुँच रही हो किसी रीज़न की वजह से। तो जब स्ट्रेट लाइट पहुंचेगी तो हो सकता है वो भी आपके सैंपल को एक्साइट कर दे, सैंपल जो है वो उसकी वजह से भी फिर डी एक्साइट होकर लाइट जो है वो एमिट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर डिटेक्टर पर जो लाइट डिटरमिन करनी है वो सिर्फ वही डिटरमिन करनी है जो कि एक्साइटेशन के बाद डी एक्साइटेशन की वजह से जो लाइट रिलीज़ हुई है, और इस डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन के प्रिंसिपल को स्टिमुलेट कौन करता है, वो यहाँ पर ये सोर्स करता है। तो हमने ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर जो सैंपल है वो एक्साइट जो हुआ है वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस सोर्स हुआ है, हम इस लाइट को पल्सेटिंग लाइट में जो है वो चेंज कर देते हैं और इसी तरह फिर पल्सेटिंग फॉर्म में ही डिटेक्टर तक जो है वो लाइट पहुँचेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये रोटेटिंग चॉपर जो है वो डिवाइस इंसर्ट की है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि डिटेक्टर जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट लाइट जो है या डीसी करंट जो है वो उसको मेजर नहीं करेगा, वेयर एज इट विल मेजर अल्टरनेटिंग करंट। तो ये दो यहाँ पर जो है वो चेंजेस हैं जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं की थी। फिर यहाँ पर ये वही एक्साइटेशन वेवलेंथ सेलेक्टर है कि लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर जो है सैंपल तक हम पहुँचाएंगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो हम डिटेक्टर तक सेंड करेंगे। ये वो लाइट होगी जो कि सिर्फ हमारा एनालाइट जो है वो एमिट करेगा। इसकी जो वेवलेंथ है वो एक्साइटेशन वेवलेंथ से थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होगी। ज़ाहिर है ये जो एमिटेड लाइट है इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल, रिलैक्सेशन, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, एक्सटर्नल कन्वर्जन में जो है वो डेसिपेट हो जाती है। सो इसीलिए यहाँ पर जो लाइट एमिट करेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्साइटेशन वेवलेंथ, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो है जो यहाँ पर लाइट पहुँच रही है वो इस एक्साइटेशन एनर्जी से थोड़ी सी कम होगी। रिमेनिंग डिटेक्टर के बाद सिग्नल प्रोसेसिंग है और सो ऑन। सो यहाँ डिटेक्टर तक हम जो है वो फिर लाइट को इस तरह डिटेक्ट करते हैं और ये है फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट ये जो फ्लोरेसेंस की इंस्ट्रूमेंटेशन है ये दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक की जो टाइप है उसको हम कहते हैं फ्लोरोमीटर, वो इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर एक्साइटेशन वेवलेंथ सेलेक्टर और एमिशन वेवलेंथ सेलेक्टर में फ़िल्टर इंसर्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्लोरोमीटर। और इस केस में जो सोर्स होगा वो यहाँ पर मर्करी वेपर लैंप जो है दैट विल बी यूज्ड।
वेयर एज वो इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स जिसमें एक्साइटेशन वेवलेंथ सिलेक्टर एंड एमिशन वेवलेंथ सिलेक्टर जो हैं वो प्रॉपर मोनोक्रोमेटर्स इंसर्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर्स, और उसमें जो सोर्स होगा वो आपका ज़ीनॉन आर्क लैंप जो है वो होगा। अब देखिए स्पेक्ट्रो का वर्ड इसलिए आया है कि फ़िल्टर जो है वो हम डिवाइस में सिलेक्ट नहीं कर सकते वेवलेंथ। फ़िल्टर जो एक होगा वो सिर्फ एक फ़िक्स वेवलेंथ को पास होने देगा और यहाँ पर एक फिक्स वेवलेंथ को जो है वो डिटेक्ट करेगा, तो उसमें फिर हम वेवलेंथ को सिलेक्ट नहीं कर सकते। वेयर एज जो आपका मोनोक्रोमेटर होगा तो उसमें हम एक्साइटेशन वेवलेंथ आगे कौन सी सेंड करनी है या हमने डिटेक्ट कौन सी करनी है वेवलेंथ, वो हम जो है वो उसमें वेरी कर सकते हैं। ज़ाहिर है जो एग्जिट स्लिट है उसको चेंज करें या जो डिस्पर्जन मीडियम है जो मोनोक्रोमेटर में यूज़ हो रहा है अगर उसको मूव करें आगे पीछे, तो एक्साइटेशन वेवलेंथ एंड एमिशन वेवलेंथ जो है वो उसको हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई जो स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर्स होते हैं दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू फ्लोरोमीटर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लोरेसेंस, एंड नेक्स्ट वी शैल सी कि व्हाट इज़ the instrumentation of phosphorescence. So this is the instrumentation of phosphorescence. Nothing different, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस में। अगेन इसमें भी अगर आप देखेंगे कि सोर्स एंड डिटेक्टर बोथ आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, सेम वही एक्साइटेशन वेवलेंथ एंड एमिशन वेवलेंथ जो है वो यूज़ सेलेक्टर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। जस्ट द डिफरेंस इज़ इन दिस पोर्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्लोरेसेंस की बजाय एक तो जो चॉपर्स हैं वो दो इंसर्ट किए हैं, नॉट अ सिंगल चॉपर बट देयर आर टू चॉपर्स। एक जो है वो बिफोर द सैंपल है और एक जो चॉपर है वो आफ्टर द सैंपल है। द रीज़न इज़ कि वाई हमने दो चॉपर्स यहाँ पर क्यों इंसर्ट किए हैं। रिमेंबर दैट कि चॉपर का काम यहाँ पर लाइट को चॉप करना है, उसको ब्रेक करना है, उसको डिसकंटिन्यूस बनाना है या इसको पल्सेटिंग बनाना है, इन ऑर्डर टू कंफर्म कि इसको जो एक्साइट कर रहा है वो ये सोर्स ही कर रहा है, कोई और लाइट का सोर्स जो है वो इसको कहीं और से जो है वो लाइट जो है वो इसको एक्साइट नहीं कर रही। तो पल्सेटिंग सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होगा, तो पल्सेटिंग यहाँ पर जो है वो डिटेक्शन भी होगी। तो चॉपर जो है वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अब दो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, द रीज़न इज़ दैट कि जिस मॉलिक्यूल में फ्लोरेसेंस हो रही है देयर इज़ अ चांस कि उसमें फास्फोरेसेंस भी हो। अगर आपने जेबलॉन्स्की डायग्राम को ज़रा डिटेल से अगर पढ़ा है एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने उसको डिस्कवर किया है कि जेबलॉन्स्की डायग्राम क्या होती है। तो उसमें देखेंगे कि एक फिनोमेना होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पिन को इन्वर्ट करके वो चला जाता है ट्रिपलेट स्टेट में, और ट्रिपलेट से वो फिर ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में जब जंप करेगा तो वो होगी फास्फोरेसेंस। दैट कन्फर्म्स के यस जिस सिस्टम में फ्लोरेसेंस हो रही है या जिस सिस्टम में फास्फोरेसेंस हो रही है देयर इज़ अ चांस कि उसमें फ्लोरेसेंस भी हो। तो एक ही सैंपल में फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो अब हमने तो डिटरमिन करनी है तो फास्फोरेसेंस, तो फास्फोरेसेंस जो है वो होती भी डिलेड होती है, वेयर एज जो फ्लोरेसेंस होती है वो इमीडिएट होती है। तो इसी एक डिफरेंस को हम इस इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ करेंगे। अब वो यूज़ हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने सैंपल को जो है वो एक्साइट करना है। तो सैंपल को एक्साइट करने के लिए हम ये जो चॉपर है और ये जो चॉपर है इन दोनों को रन करेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट हम रन कैसे करेंगे या आउट ऑफ फेज़ हम इनको रन कैसे करेंगे कि जब ये यहाँ से लाइट को ब्रेक कर देगा तो सैंपल तक जो है वो लाइट नहीं जाएगी। तो ये वाला चॉपर ऐसे होगा कि वो सैंपल से एमिशन वेवलेंथ सेलेक्टर तक लाइट जो है उसको पास करेगा। या हम ये कहेंगे कि इस कंडीशन में चॉपर 1 जो है वो लाइट को ब्रेक कर रहा है, वेयर एज जो चॉपर 2 है वो लाइट को ओपन कर रहा है या उसको पास होने दे रहा है। दूसरा जो फेज़ होगा दिस फेज़ इज़ वन टाइप। अदर फेज़ जो है वो क्या होगा कि इसमें जो पहला चॉपर है वो लाइट को पास होने देगा और दूसरा जो चॉपर है वो लाइट को ब्रेक कर देगा। तो एक वक्त में एक ही लाइट का पाथ जो है वो ओपन रहना चाहिए, यानी कि एक वक्त में एक्साइटेशन वेवलेंथ सेलेक्टर और सैंपल के दरमियान लाइट गुजरनी चाहिए, तो सैंपल और एमिशन वेवलेंथ सेलेक्टर के दरमियान लाइट क्लोज होनी चाहिए। और दूसरे फेज़ में क्या है कि एक्साइटेशन और वेवलेंथ सेलेक्टर के दरमियान, एक्साइटेशन वेवलेंथ सेलेक्टर और सैंपल के दरमियान लाइट क्लोज होगी, तो फिर सैंपल और एमिशन वेवलेंथ सेलेक्टर के दरमियान लाइट जो है वो ओपन होगी। सो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज़ अरेंजमेंट।
अब इस अरेंजमेंट से होगा क्या, तो अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर है कि पहले हम सैंपल को जो है वो एक्साइट करेंगे। जब हम सैंपल को एक्साइट करेंगे तो ये देखें डिटेक्टर तक जो है वो लाइट नहीं पहुंच रही है, यहाँ हमने कट ऑफ किया हुआ है। उससे होगा क्या कि ये ओपन है तो सैंपल जो है दैट विल बी एक्साइटेड स्टेट, वो उस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा बाय दिस सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। अब दूसरे फेज़ में क्या है कि हम जब इस लाइट को डिटेक्ट करेंगे कि जब सैंपल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है और थोड़ी देर बाद जब वो डी एक्साइट करेगा फ्रॉम ट्रिपलेट टू ग्राउंड स्टेट और फॉस्फोरेसेंस शो करेगा और लाइट को इमीडिएटली डिटेक्ट नहीं करेगा बल्कि लाइट को थोड़ी देर बाद एमिट करेगा, और थोड़ी देर बाद जब लाइट डिटेक्ट होगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम ये वाली लाइट जो है यहाँ से ब्रेक कर देंगे और जो सैंपल ने लाइट एमिट की है उसको ओपन कर देंगे और वो डिटेक्टर तक जो है वो पहुँचेगी। इससे होगा क्या कि इस अरेंजमेंट करने से फ्लोरिसेंस डिटेक्ट नहीं होगी बल्कि फास्फोरेसेंस डिटेक्ट होगी। रिमेंबर दैट कि फ्लोरिसेंस जो है वो उसी वक्त कट ऑफ हो जाती है जब आपका सोर्स जो है वो लाइट का ऑफ हो जाता है। तो इसको हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो फ्लोरिसेंस होती है वो इमीडिएट डाई कर जाती है जब आप सोर्स को ऑफ कर देते हैं, वेयर एज फास्फोरेसेंस जो है वो होती रहती है जबकि सोर्स को आप क्लोज भी कर दें। तो देखें जब हम ये कंडीशन पहले अडॉप्ट करेंगे तो इससे होगा क्या कि सैंपल जो है वो एक्साइट हो जाएगा। अब अगर आप इस लाइट को भी ओपन कर देंगे तो हो सकता है फ्लोरिसेंस की वजह से लाइट फॉरन डिटेक्टर तक पहुंच जाए, तो वो तो होगी फ्लोरिसेंस। तो हम क्या करेंगे, एक वक्त में जब हमने इसको एक्साइट कर लिया है तो लाइट जो है वो अब आगे नहीं जा रही। जब एक्साइटेशन होने के बाद डी एक्साइटेशन होगी तो अब हम ये वाली लाइट जो है वो उसको ओपन कर देंगे और सोर्स वाली लाइट कट ऑफ हो गई है। अब ये जो लाइट डिटेक्टर तक पहुंच रही है ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो लाइट अब पहुंची है ये ओनली बिकॉज ऑफ फॉस्फोरेसेंस पहुंची है, क्योंकि हमने सोर्स वाली लाइट तो कट ऑफ कर दी है। तो अब जो लाइट डिटेक्टर तक पहुंच रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पहुंच रही है, वो पहुंच रही है ओनली बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरेसेंस, क्योंकि फॉस्फोरेसेंस डिलेड एमिशन होती है। और मैंने आपको बताया है कि ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में जाना है, स्पिन को इन्वर्ट होना पड़ेगा, स्पिन को इन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है और इसी टाइम की वजह से डिले हो जाती है। तो देखें जब हमने यहाँ पर ये लाइट जो है वो उसको कट कर दिया है, डिटेक्टर तक फिर भी लाइट पहुँच रही है, इसका मतलब है कि ये जो अब लाइट पहुँची है ये सैंपल से आई है और ये लाइट जो है वो ओनली बिकॉज ऑफ फॉस्फोरेसेंस आई है, नॉट बिकॉज ऑफ फ्लोरिसेंस। हैंस इन दिस वे हम फॉस्फोरेसेंस को इन दो चॉपर्स की मदद से जो है वो फ्लोरिसेंस से डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको हम डिटेक्ट करते हैं। So this was the basic difference between fluorescence and phosphorescence instrumentation. नेक्स्ट ये है कि अगर हम देखें फ्लोरिसेंस जो है वो तो डायरेक्टली ही मैयर हो जाती है और इमीडिएट एमिशन हो जाती है, तो सिर्फ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन या इंटरनल कन्वर्जन इसको इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन इतना इफ़ेक्ट नहीं करती जितना कि फॉस्फोरेसेंस को करती है। अब देखें कि फॉस्फोरेसेंस जो है वो डिलेड एमिशन है, तो डिलेड एमिशन होने की वजह से जो अदर फैक्टर्स हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं। वो अदर फैक्टर्स कौन से हैं? सो अदर फैक्टर्स में अगर देखें कि फॉस्फोरेसेंस जो है वो थोड़ी सी डिले होती है, तो जो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है या इंटरनल कन्वर्जन है और एक्सटर्नल कन्वर्जन है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलिजन्स करते हैं और एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती है, तो बजाय कि वो एमिट करें फोटोन, वो एनर्जी जो है वो कोलिजन्स की फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में डेसिपेट हो जाती है। तो उस वजह से फिर फॉस्फोरेसेंस की एफिशिएंसी जो है या इसकी यील्ड जो है वो कम होती है। तो पहले ही डिलेड होती है, ऊपर से जब ये कंपीटिंग फैक्टर्स जो हैं इंटरनल कन्वर्जन, एक्सटर्नल कन्वर्जन, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये फिर इसकी जो यील्ड है उसको और कम कर देते हैं। तो उस यील्ड को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट वी स्टोर द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को लॉक कैसे करते हैं या उनको एक ही जगह पर स्टोर कैसे करते हैं कि हम जो फॉस्फोरेसेंस है वो एक सोल्यूशन में करते हैं और उस सोल्यूशन को माइनस टेम्परेचर तक लेके जाते हैं बाय डिपिंग इट इन लिक्विड नाइट्रोजन। उससे होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स हैं वो फ्रीज़ कर जाएंगी, तो एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन, इनकी वजह से जो है वो डेसिपेट नहीं होगी। एनर्जी जो डेसिपेट होगी वो अब ओनली बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ फोटोन होगी, तो उससे यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी।
इसका एक और अदर मेथड भी है कि फॉस्फोरेसेंस के केस में हमने फॉस्फोरेसेंस के जिसमें सैंपल में मेजर करना है उसको किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर हम डिपॉजिट करते हैं, लाइक जस्ट फिल्टर मीडियम और समथिंग लाइक दैट। तो उससे भी ये होगा कि मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी थ्रू कोलिजन्स और समथिंग लाइक दैट। तो फॉस्फोरेसेंस जो है वो नोट हो जाएगी। और ये जो लास्ट मैंने आपको अरेंजमेंट बताई है, ये मोस्टली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्शन वगैरह में हम उसको टेक्निक को यूज़ करते हैं। So this was all about the lecture about instrumentation of fluorescence and phosphorescence. I hope ये एक बड़ी आउटलाइन थी, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई शैल एक्सप्लेन इट अगेन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।